एक सिंड्रोम है ज्यूइश मदर सिंड्रोम, जिसमें एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मेरे पे डिपेंड करता रहे, एक बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे पे डिपेंड करता रहे। मैं आपको बताऊं कि ये बीमारी पाई जाती है हम इंसानों में कि हम अपने बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड करते हुए देखते रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये बार बार भाग के मेरी तरफ आए, जैसे बचपन में आया करते थे। हर आधे घंटे बाद एक बच्चा भाग के माँ के पास आता है, अम्मी ए हो गया है, मतलब कुछ, तो माँ कहती मैं करती हूँ तुम्हारा। इससे बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि मैं कितनी कारआमद हूँ, मैं कितनी महान हूँ, कितनी शहीद वफा हूँ। तो ये बापों को, माओं को ये प्रॉब्लम होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत रहे। आपने देखा है कि जो लोग रिटायर होते हैं वो कितनी मुश्किलात का शिकार होते हैं और जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब वो रिटायर हो गए हैं, वो कारआमद नहीं रहे। लेकिन जब तक वो नौकरी पे होते हैं, चाहे उनको 10 बीमारियां हों, वो भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद इसी तरीके से बच्चों के बारे में ये सोचना कि वो हमसे पूछते रहें क्या करना है। ज़रा सी बात में जो बच्चा माँ बाप से पूछता है, माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, ताबेदार बच्चा है। जो माँ बाप को फरमाइशें डालता रहे कि हुन मैनू ए दे दियो, हुन मैनू ए दे दियो, मैनू होए ताबेदार ते नाल कवे मैनू ए दे दियो, और अगर माँ बाप के पास देने के लिए है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अगर देने के लिए है तो, अगर माँ बाप के पास देने के लिए नहीं है, उनको बहुत बुरा लगता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि कुदरत क्या चाहती है? क्या कुदरत ये चाहती है कि आपके बच्चे डिपेंडेंट हों कि इंडिपेंडेंट हों? इंडिपेंडेंट हो। तो कुदरत घरों में से घर निकालना चाहती है, और हम माँ बाप का क्या तस्वर होता है कि मेरे को ही रहना, अगर मेरे को नहीं रहना तो फिर इकट्ठे रहना। मतलब कहीं ना कहीं हम जोड़ में बिलीव करते हैं और कुदरत जोड़ तोड़ में बिलीव करती है। तो ये जो रिकवरी है ये तब पॉसिबल होगी जब आप अपने ये बुनियादी फिलोसॉफिकल नज़रियात जो हैं उन पे नज़र षानी करेंगे, क्योंकि साइंस ने ये सारे तजर्बात करके देखे हैं। और साइंस बताती है कि अच्छा देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें हर बंदे की अपनी अपनी पोस्ट है। कोई वहाँ SHO लगा हुआ है, कोई वहाँ SSP लगा हुआ है, कोई डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है। तो फैमिली में भी लोग कुछ ना कुछ लगे होते हैं, लेकिन एक बंदा जो है वहाँ वो डिपेंडेंट लगा हुआ है, कहता है जी मेरे ऊपर आप जो है ना मेहरबानियाँ फरमाएं और उससे अच्छा फील करें। ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग ए रोल। जब कोई गरीब आदमी आपसे मदद का तलबगार होता है तो आप उसे कुछ पैसे देते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है कि चलो सवाब होएगा या आपसे नेकी का कोई काम हो गया है। तो वो ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगती है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो एक्चुअली वी बाई गुड फीलिंग्स। और जब कोई हमें अपना दुखड़ा बयान करता है, अपने बुरे हालात के बारे में बताता है और हम उसके दुखड़े को समझते हैं, फिर उसकी फीलिंग्स में हम भी चले जाते हैं, तो यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उभरती है। जब हम किसी की दर्द भरी कहानी सुनते हैं और वो बड़े दर्दमंदाना अंदाज में अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा होता है, तो थोड़ी देर के बाद हमारे चेहरे पे भी वही दुख भरे तासरात हो जाते हैं। और यहाँ से एक एक्शन उभरता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उभरती है कि हम उसकी कोई माली मदद करना चाहते हैं। और अनकॉन्शियसली लोग इसीलिए अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और हम बगैर सोचे समझे एक्शन स्टेप में चले जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप समझ जाएं दुख भरी दास्तान जो कि मरीज़ों की है, अगर आप वो दुख भरी दास्तान समझ जाएं और उस फीलिंग में चले जाएं जिस फीलिंग में पेशेंट्स होते हैं, तो वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी उभरेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यानी जो हमारे पेशेंट्स के हालात हैं, अगर वो सचमुच आपको सुनाएं और साथ बताएं कि हाउ दे फील, और आप उस फीलिंग को भी अपना लें, तो यहाँ से सही एक्शन उभरेगा। लेकिन बाज़ औक़ात
आपको पता ही नहीं होता कि आपके जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर बीत क्या रही है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। एक्चुअली हम कंफ्यूज करते हैं अटैचमेंट को डिपेंडेंसी के साथ। हम कहते हैं कि अगर ये अटैच तब रहेंगे जब तक इनको दाना दुनका मिलता रहेगा, जो बर्गर बंद हो भज जाएंगे, मतलब हमें डर होता है। बात यह है कि जो अटैचमेंट है हमारी जिंदगी में, वो अक्सर औकात किसी ना किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नतीजे में, यानी रुपए के लेन देन की वजह से होती है। मासवाई एक रिश्ता ऐसा है कि जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बगैर बहुत अटैचमेंट होती है, और वो रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। उसमें किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बगैर बहुत अटैचमेंट होती है जब हमारी किसी से दोस्ती होती है। बाकी ज़्यादातर रिश्तों में फाइनेंशियली जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उससे अटैचमेंट जन्म लेती है, जैसे कि मुलाजमत वगैरह, लेकिन फिर बाद में वो भी दोस्ती में बदल सकती है। दोस्ती में बदलनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन जब कोई तालमेल पैदा करती है दो इंसानों में, तो इस पे ज़्यादा देर तक भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अगर माँ बाप बच्चे को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ज़रिए अटैच रखना चाहते हैं तो ये कोई बहुत आला तरीका नहीं, ये बैकफायर भी कर सकता है। तो वालिदैन के पास बहुत मौका होता है, ये जैसे बच्चे ने कहा 5-6 साल की उम्र में, कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बजाय बच्चे के साथ एक दोस्ती का रिश्ता बनाएं। लेकिन वालिदैन को चूंकि उसमें कुछ खतरा दरपेश होता है कि अगर दोस्ती की तो ये बातें मनवाना शुरू कर देगा, क्योंकि दोस्ती का एक ट्रेट ये भी है कि हम दोस्तों को ना नहीं कहते। लेकिन अगर हम असर्टिवनेस सीख लें और ना भी कह सकें, क्योंकि असर्टिवनेस तो बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के साथ भी बहुत ज़रूरी है। इवन अगर हम दोस्तों के साथ असर्टिव नहीं होते और सच्ची बात नहीं करते तो हम दोस्तों को खो देते हैं। कई दफ़ा आपको ज़िंदगी में मौका आया होगा कि किसी बंदे के बारे में आपके ज़हन में आया होगा कि या तो मैं खरी गल कर देवा तो या फिर दोस्ती बचा लवा। कई दफ़ा आपने कहा होगा कि दोस्ती बचा लेते हैं, खरी गल की बुरा लगेगा इन्हों। कई दफ़ा आप सीख लेते हैं कि खरी बात भी कर लेते हैं और दोस्ती भी बचा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वो खरी बात जो अपने बच्चों से करनी है वो भी करना सीख लें आप, और आप दोस्ती का रिश्ता भी इस्तवार कर लें, बचा लें, बना लें। और जो डिपेंडेंसी के ज़रिए अटैचमेंट है, इसकी बजाय हमें इंटरडिपेंडेंसी रखते हुए और दोस्ती रखते हुए अटैचमेंट की तरफ चले जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि लेन देन कोई ज़्यादा ना हो रुपए पैसे का या फैसिलिटीज़ का या मालो दौलत का, बल्कि हमारे रवैये ऐसे हों कि दूसरा बंदा कच्चे धागे से खींचा चला है। और ये बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा आपके सामने दाएं बाएं ऊपर नीचे होता है। आप देखिए कि लीडर्स होते हैं, आपने देखा कि लोग धूप में जाके उनके जलसों में बैठ जाते हैं, शाम को जलसा होता है दोपहर को ही जाके बैठ जाते हैं, और 200-400 नहीं हज़ारों लाखों लोग अपना कामकाज छोड़ के तकलीफ़ में जाके बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा दिन, बाज़ औक़ात धरना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो इसका मतलब है कि इंसानों के पास ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं, स्पिरिचुअल फोर्सेस, और माँ बाप के पास तो ऐसी फोर्स डेफिनेटली होती है कि वो एक बर्गर खिलाए बगैर अपने बच्चे को अपने साथ इमोशनली अटैच कर दे। और ये सोचना कि मैं बच्चे को कुछ ना कुछ देता रहूं और फिर ही ये मेरे साथ अटैच होगा, ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं, और इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको सम अप करता हूं मैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और इसमें इंटरेक्शन होता है कि आपको कॉरिडोर में या इधर इधर तो इधर बातचीत ना करें। ये जो इंटरेक्शन होता है फैमिली में, ये होना ही होना है। आप अपने घरों को भी ऐसे बनाएं कि जिसमें इंटरेक्शन हो। ज्यादातर घर ऐसे बने होते हैं जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता। माँ बाप के कमरे ऐसी जगह होते हैं कि बच्चे आते हैं जाते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता। तो घरों को
इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है कि माँ बाप जो है नाका लगा के बैठे हों कि इस जगह से इन्होंने आना है और जाना है, और माँ बाप को वहाँ बैठे बैठे पता चलता रहे कि कौन आ रहा है तो कौन जा रहा है। और माँ बाप को इंटरेक्शन की राह हमवार करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ आमना सामना होता रहे। अभी तो बाकायदा ऐसे घर बनाए जाते हैं कि आमना सामना ना हो, और अपने कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के तो कॉरिडोर में झांकते हैं कि कोई है नहीं तो फिर निकल जाओ। डिपेंडेंसी तीसरी चीज़ है जो फैमिली में होती भी है। जैसे एक बच्चा है डिपेंडेंट है, उसको पेशाब पखाने पे भी कंट्रोल नहीं, उसको उठ के वो चल भी नहीं सकता बेचारा, और खाने पीने के लिए बता भी नहीं सकता, और वो रो के बताता है कि मुझे भूख लगी है, और फिर उसे माँ कुछ खाना पीना देती है या कुछ उसके ऊपर मोहब्बत निछावर करती है तो बच्चा मुस्कुरा के उसको रिस्पॉन्ड करता है। हुआ अच्छा, तो बच्चा जो है फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये डिपेंडेंसी कितनी जल्दी इंटरडिपेंडेंसी में बदले, इसके लिए आपको 4 साल चाहिए, 14 साल चाहिए, या 24 साल चाहिए, या 44 साल चाहिए। मैंने आमतौर पर देखा है कि वालिदैन की ख्वाहिश ये होती है कि यह काम चलता रहे। उसमें इंटरडिपेंडेंसी लाना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को पैसा दें तो वो आपको पैसा दे, वो आपको कुछ ना कुछ फीलिंग दे, वो आपको कुछ ना कुछ एहसास दे, जीने की राह हमवार करे, और वो आपके पास बैठ जाए और वो आपके कंधे पे हाथ रखे और वो आपको गले लगाए, या वो कोई ऐसी चीज़ करे जिससे आपको लगे कि वो आपको वैल्यू करता है। वो आपसे ऐसी बातें ना करे कि हम तानू की ज़रूरत है शौक कपड़े पान दी। कई दफ़ा बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह की बातें करते हैं कि अच्छा तुसी बड़ा शौक रंग पाया है, बड़ा कॉन्फिडेंस है तानू, या कुछ इस तरह की कोई बात बच्चे मजाक मजाक में भी कर देते हैं जो कि माँ बाप की दिल आज़ारी होती है। और चौथी चीज़ है कि फैमिली स्टेबिलिटी। देखिए, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो उस स्टेबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं, और उस दिन का इंतज़ार मत करें कि वो धड़ाम से नीचे चीज़ आ गिरे, बहुत पहले आगे बढ़ के उसका हल करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि एक 14 साल का बच्चा जो सिगरेट पीना शुरू करता है, अभी उसने सिर्फ सिगरेट पीना शुरू किया है और पढ़ाई में नंबर थोड़े कम है, दिल नहीं लगता उसका पढ़ाई में, अगर आप उस वक्त उसके ट्रीटमेंट में जाएं तो क्या उसको इंडोर करना पड़ेगा? क्या उसको आउटडोर करना पड़ेगा? नहीं, आउटडोर भी नहीं, इंडोर भी नहीं। उसे सिर्फ माँ बाप को आना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। उसको बच्चे को तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी। जिसने अभी ये उन दोस्तों से मिलना शुरू किया जो आपको अच्छे नहीं लगते, जिसने अभी क्लासें बंक करनी शुरू की है, जो छत पे जाके तो चारों तरफ नज़र दौड़ा के एक आध सिगरेट चुरा के पी लेता है, तो उस बच्चे की भी इस्लाह की ज़रूरत है, पर उसको ना इंडोर करने की ज़रूरत है ना आउटडोर ज़रूरत है। उसके माँ बाप को इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट, उसे हम इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट कहते हैं, और हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं और रहे हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा।